Okay. So we begin again. What I would like to now shift to is some issues related to the etiology, the medical etiology of autism. This part of the talk is a little technical. So if you do not understand any section of it or you have any doubts about it, please call with your queries and your concerns, or write in with your queries and concerns. I'll try to make it as simple as possible, but it is a little technical. आपको याद है, we spoke about this little boy called Ravi right in the beginning, जो 2 साल का है, जिसके you remember we spoke to you about how he's not talking, he was using 2-3 words, then he stopped using them, he makes less eye contact, he watches the same video over and over again. So this child clearly has autism. Now let's see what happened after Ravi was in your room for a little while. You make a diagnosis of autistic disorder. Over the last hour with the family, you notice that Ravi's father, a successful engineer, tends to avoid eye contact and is somewhat socially awkward. यानी कि जैसे आप रवि के साथ बात कर रहे थे और उसकी फैमिली के साथ बात कर रहे थे, आपने नोटिस किया कि रवि के पिताजी, जो कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर हैं, नज़र नहीं मिलाते हैं और थोड़े सोशली ऑकवर्ड दिखते हैं, वो सारे थोड़े से अनकंफर्टेबल दिखते हैं. And as you counsel the family regarding autistic spectrum disorder, the father bursts out with, a lot of this sounds like me. वो बोलते हैं कि जो ये आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही था और अभी भी ऐसे ही हूँ. और रवि की मम्मी बोलती हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड, मैं इस वक्त प्रेग्नेंट हूँ, क्या उसको भी ये होगा, राइट? तो आप उनको क्या जवाब देंगे, राइट? आपका आंसर क्या रहेगा? फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ ऑटिज्म. ओके, करंटली जैसे हमारा रिसर्च है, ऐसे लगता है कि ऑटिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. यानी कि ये किस वजह से होता है? हमें लगता है कि बच्चों की ये एक पैदाइशी तकलीफ है. यानी कि कई बारी हम देखते हैं कि जब जुड़वे बच्चे हैं, अगर जुड़वे बच्चे आइडेंटिकल हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल उन दोनों में कॉमन है, वर्सेस नॉन आइडेंटिकल हैं, यानी कि अलग दिखते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनमें दोनों में ऑटिज्म होने की चांसेस ज़्यादा है. यानी कि एक बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो चांसेस आर वेरी हाई दैट द अदर चाइल्ड विल हैव ऑटिज्म. लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स में एक बच्चे को अगर ऑटिज्म है तो दूसरे बच्चे को इतने सारे चांसेस नहीं हैं, राइट? इसका ये मतलब है कि जितना दो लोगों में जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, उतना अपने चांसेस ऑफ ऑटिज्म होने की ज़्यादा हैं. स्पेक्ट्रम में वेरी इन द फैमिली, यानी कि कई बारी ऐसे फैमिलीज, जैसे रवि के फादर ने बोला कि मुझे भी ऑटिज्म के कुछ लक्षण हैं, इस प्रकार के सिम्टम्स कई बारी हम फैमिलीज में सुनते हैं. कई बारी फैमिलीज बोलते हैं कि आई नो माई ग्रैंडफादर वाज जस्ट लाइक दिस, और माई अंकल वाज जस्ट लाइक दिस, और you know, my aunt was just like this. So we hear stories of how similar people in the same family had similar symptoms, and most studies actually show that autism does tend to cluster in families in different degrees. कुछ लोगों को फैमिली में ज़्यादा ऑटिज्म हो सकता है, कुछ लोगों को हल्के रूप से. There is also an increased incidence of SLI, यानी कि स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, जिसके बारे में हमने बात किया. यानी कि सिर्फ भाषा में देरी, ऑटिज्म नहीं लेकिन सिर्फ भाषा में देरी, ये भी कई फैमिलीज में हम देखते हैं जिनको ऑटिज्म है. जिन फैमिलीज में ऑटिज्म है, हम ज़्यादा मेंटल इलनेसेस भी देखते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिप्रेशन, इन फैमिलीज में ज़्यादा दिखाई देता है. रिकरेंस रिस्क क्या है? यानी कि अगर एक बच्चे को आपके फैमिली में ऑटिज्म है तो अगले बच्चे के चांसेस क्या हैं, राइट? अगले बच्चे के चांसेस 3 to 5% है, राइट? यानी कि 3 से 5% चांसेस हैं कि आपके नेक्स्ट बच्चे को ऑटिज्म होगा, राइट? अगर हम देखें तो ये जनरल पॉपुलेशन के हिसाब से 8 to 10% इंक्रीज्ड रिस्क, 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है. यानी कि जनरल पॉपुलेशन में अगर 6 per 1000 है
तो आप बोल रहे हैं कि रिकरेंस रिस्क जिस फैमिली में जहां पे एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो उसका रिकरेंस रिस्क 5/100 है, तो इट इज नियरली 10 times मोर ऑफ अ रिस्क. What are the genetics of autism, as in which chromosomes have been identified? कुछ कैंडिडेट क्रोमोसोम्स एंड जीन्स हैं. ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा जीन ऑटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि कुछ जीन्स जरूर इन्वॉल्व हैं ऑटिज्म में. इस वक्त हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है. अगर आपके पेरेंट्स, आपके ऑटिस्टिक पेशेंट के पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि कोई टेस्ट है क्या जिसकी मैं प्रेगनेंसी में टेस्ट कर सकती हूँ कि मुझे मालूम पड़े कि अगला बच्चा ऑटिस्टिक होगा कि नहीं, ऐसे कोई भी टेस्ट इस वक्त नहीं है. Associated genetic or chromosomal conditions, right? In 5 to 15% केसेस, यानी कि 5 से 15% केसेस में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल कंडीशन है जिसकी वजह से बच्चे को ऑटिज्म है, राइट? यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं मालूम है, लेकिन 5 to 15% केसेस में हमें एक कॉज मालूम पड़ता है. एक है फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम, एक है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस और एक है एंजलमैन सिंड्रोम. इन तीनों मेडिकल कंडीशंस के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे. फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम जो है इसमें 25% बच्चों में ऑटिज्म रहता है. अगर आपको फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम है तो 25% चांसेस हैं कि आपको ऑटिज्म रहेगा, राइट? अगर हम सारे ऑटिस्टिक बच्चों को देखें तो उनमें से 1.5% बच्चों को फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम रहेगा. उसी तरह ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, अगर हम देखें कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में कितने परसेंटेज बच्चों को ऑटिज्म रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 50% बच्चों में. ऑटिज्म जिन बच्चों को है उनमें से कितनों को ट्यूबरस स्क्लेरोसिस रहता है? 1 to 4%, राइट? और एंजलमैन सिंड्रोम जो है वो एक अलग कंडीशन है जहां पे मेंटल रिटार्डेशन और सीजर्स भी होते हैं, और ये क्रोमोसोम 15 से जुड़ी हुई है. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम. फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम जो है, इन बच्चों को एक ये बच्चे दिखने में अलग लगते हैं. उनका सर बड़ा रहता है, मुंह लंबा रहता है, their face looks long, they have a prominent jaw, that is their jaw is very prominent. Prominent ears, right? They very often the ears are sticking out, they have prominent ears, and large testicles, right? These are some features particularly in boys, right? This condition is much more common in boys than in girls. In girls, it does not manifest so often because girls are often the carriers, right? ये बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं, कई बारी वो एकोलेलिया इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बात दोहराते हैं, सोशली विदड्रॉन रहते हैं, और कई बारी उनको ऑटिज्म रहता है. जैसे कि मैंने बताया 25% केसेस में उनको ऑटिज्म भी रहता है. लड़कियों में ये कैसे प्रेजेंट होता है? कई बारी उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स रहते हैं और इमोशनल प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू सी अ चाइल्ड विद ऑटिज्म हु हैज अ लार्ज हेड, अ प्रोमिनेंट जॉ, big ears or sticking out ears, prominent ears, is mentally retarded, okay, and post adolescent यानी कि puberty के बाद these children have large testicles, especially if you see all these features, you should think of testing the child for fragile X syndrome. इस वक्त फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम के लिए एक बहुत ही एक्यूरेट डीएनए टेस्ट है जो हमारे कंट्री के बहुत बड़े शहरों में ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी हैज़ फैसिलिटीज़ फॉर टेस्टिंग फॉर दिस कंडीशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट फॉर दिस कंडीशन because this condition can be passed on from generation to generation. यानी कि ये तकलीफ जो है पारंपरिक हो सकती है. अगर आपको लगता है कि इस ऑटिस्टिक बच्चे में फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुमकिन है कि इसकी माँ को दोबारा बच्चा हो सकता है जिसको फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम हो. इसके ये भी मुमकिन है कि इस बच्चे को के सिस्टर्स हों जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन सिस्टर्स के बच्चों को फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम होने के चांसेस भी हो सकते हैं. तो ये टेस्ट करना फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक अलग कंडीशन है. ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम है, यानी कि नर्वस सिस्टम, दिमाग में उसके फीचर्स रहते हैं
और स्किन में भी, क्यूटेनियस यानी कि स्किन में भी, चमड़ी पे भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। स्किन पे क्या मैनिफेस्टेशंस हैं? कुछ हल्के हाइपोपिगमेंटेड यानी कि सफेद दाग रहते हैं स्किन पे, जिसको एशलीफ मैक्यूल्स बोलते हैं। कई बार उनके पीठ पे एक बड़ा पैच रहता है जिसको शैग्रीन्स पैच बोलते हैं। उनकी शक्ल पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं 5-6 साल की उम्र में, जिसको फेशियल एंजियोफाइब्रोमास बोलते हैं। तो ये सब चीज जब हमें दिखाई देते हैं तो इन बच्चों के दिमाग में ट्यूबर्स हो सकते हैं। ट्यूबर का मतलब है जमीन के नीचे उगने वाला कोई वेजिटेबल, जैसे पोटैटो, जैसे आलू, बटाटा। ये आलू की तरह यानी कि ट्यूबर्स की तरह इन बच्चों के दिमाग में ट्यूमर्स जैसे बनी रहती हैं, गांठें बनी रहती हैं। ये गांठ जो हैं इनके वजह से मेंटल रिटार्डेशन, सीजर्स, ये सब हो सकती हैं। दे कैन हैव सीजर्स, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग प्रॉब्लम्स। These tubers can also happen in the eye and cause vision problems. They can happen in the heart, they can happen in the kidneys, they can happen in the lungs. So all these organs need to be screened. These children need an echo, they need an eye examination, ultrasound. All these things should be done. So when you see a child with autism and you see that child has white patches on the skin or has some unusual patches on the skin, especially if this child has seizures or mental retardation, you must screen for tuberous sclerosis. इस condition की genetic test भी है, लेकिन it is not commonly available and there is no test for all types of tuberous sclerosis also. Angelman syndrome is a condition which is again may be associated with autism, लेकिन ये बच्चे mentally retarded रहते हैं, उनका सर का माप छोटा रहता है। They have microcephaly. They often have a protruding jaw, a prominent jaw, a large mouth. Okay, they have deep set eyes. Okay, and they are usually mentally retarded, and they usually have seizures. They may have paroxysms of laughter. They may laugh for no reason at all. यानी कि बिन बात के ये बच्चे हंसते हैं, और ये बच्चे जब चलते हैं उनका अलग किस्म का चाल रहता है। इसको एटैक्सिक गेट कहते हैं, यानी कि उनकी बैलेंस ठीक नहीं रहती है और उनके मूवमेंट्स जर्की रहते हैं। वो अपने हाथ को ऐसे फ्लेक्स्ड रखते हैं, बेंट एट द एल्बोज, और इस तरीके से वो जर्की मूवमेंट्स के साथ चलते हैं। पहले इस कंडीशन को हम happy puppet syndrome कहते थे। Happy because these children laugh without reason and they have a wide mouth that seems to be smiling, and puppet because वो puppet की तरह यानी कि कठपुतली की तरह चलते हैं। लेकिन इस कंडीशन को हम happy puppet syndrome अभी नहीं बोलते हैं because it is considered inappropriate and not nice to these children. So we call it Angelman syndrome, and Angelman syndrome is associated with the deletion on chromosome 15, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 15 पे डिलीशन होने की वजह से ये कंडीशन रहता है। okay. Rett syndrome ये autism spectrum disorder में आता है। It comes under the definition of autism spectrum disorder. It is now recognized that it is a genetic condition. It is associated with a deletion in the MECP2 gene. X-linked, it is X-linked disorder, X-linked dominant. इसमें क्या होता है कि बच्चे का शुरू में तो बच्चे का सर का माप ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे लगता है कि इसका सर का माप बढ़ नहीं रहा है। हैंड मूवमेंट्स जो हैं, हाथ के मूवमेंट्स जो हैं, उसके नॉन पर्पसफुल हो जाते हैं। जैसे हम हाथ से ग्लास उठाते हैं या हाथ से हम खाते हैं, इन बच्चों में ये मूवमेंट्स बंद हो जाती हैं और ये हाथ के मूवमेंट्स इस तरीके के करते हैं। या तो हैंड्स को मिड लाइन रिंगिंग मूवमेंट्स बोलते हैं, या मिड लाइन हैंड फ्लैपिंग मूवमेंट्स करते हैं। तो ये हैंड मूवमेंट्स जो हैं अनपर्पसफुल रेपिटेटिव मिड लाइन हैंड मूवमेंट्स हो जाती हैं। इनको भी एटैक्सिया रहता है, यानी कि इनकी बैलेंस ठीक नहीं रहती है। जब ये चलते हैं तो इनका बैलेंस ऑफ रहता है और इनको ऑटिज्म के फीचर्स रहते हैं, राइट।
पहले ऐसे सोचा जाता था कि ये जस्ट ऑटिज्म का एक वेरिएशन है, लेकिन अब हम जानते हैं कि इसके लिए एक जीन है जिसके लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में 1-2 सेंटर्स में अभी ये होना शुरू हुआ है, लेकिन ये बहुत रीसेंट है कि ये शुरू हुआ है। ये अक्सर लड़कियों में दिखाई देता है, इट इज़ मोस्टली सीन इन गर्ल्स। ऐसे सोचा जाता है कि जब लड़कों में ये कंडीशन होता है तो ये बच्चे जल्दी ही गुजर जाते हैं, दे डाई वेरी अर्ली, which is why we don't see it in boys so much, right? There are certain other genetic conditions like phenylketonuria, neurofibromatosis, thalidomide exposure, congenital rubella. These conditions are also associated with an increased prevalence of autism. So lastly, what are the practical implications? हम क्यों जानना चाहते हैं ये सब के बारे में? Why do we need to know about all these genetic conditions? Because when you assess children with autism, apart from the autism diagnosis, you should also examine these children carefully. You should examine the children with autism carefully to see whether they have any neurocutaneous signs, यानी कि शरीर पे कोई दाग है, जैसे सफ़ेद दाग जिसके बारे में मैंने आपको बताया ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में। डू दे लुक डिफरेंट, क्या उनकी शक्ल अलग है, क्या सर बड़ा है, जॉ लंबा है, ईयर्स प्रोमिनेंट हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। क्या ये फ्रैजाइल एक्स की तरह दिखते हैं, क्या ये एंजलमैन सिंड्रोम की तरह दिखते हैं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्या रेट सिंड्रोम के फीचर्स हैं। अगर हमें इन चीज़ों का सस्पिशन है तो हमें इन चीज़ों के लिए टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगले बच्चे में इस कंडीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ कंडीशंस में, जैसे फ्रैजाइल एक्स और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में, राइट। अगर इन चीज़ों के कोई भी लक्षण नहीं है तो फिर हम पेरेंट्स को बता सकते हैं। अगर सीधा सादा ऑटिज्म है तो फिर चांसेस है कि सेकंड बच्चे के चांसेस हैं कि 3 to 5% चांसेस हैं कि सेकंड बच्चे को भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा। And that is the end of our presentation. What I would like to do before we wind up is to show you a small film on how children with autism can be helped, right? I want to show you an intervention program where behavior therapy is being used to help these children with autism. You will see a video where we will first show you how some parents are being trained to work with their children. Okay, in this slide, what will happen in the first slide, you will see day 1 of the program, where you will see parents working with their the therapist working with the children and the parents learning. And then on the subsequent thing that you will see of the project, you will see how the parents have learned how to work with the children.
छोटा सा क्लिप था जहाँ पे आप देख सकते थे कि पहले फर्स्ट डे ऑफ द प्रोग्राम में बच्चा थेरेपिस्ट के साथ वर्क कर रहा था और माँ बैकग्राउंड में बैठी थी और वो सीख रही थी कि बच्चे को कैसे सिखाना है। धीरे धीरे करके हमने मदर को सिखाया कि बच्चे के साथ कैसे बच्चे को सिखाना है। और बच्चा जो कि पहले बिल्कुल ही उसको कम्युनिकेशन का कोई भी तरीका नहीं था, धीरे धीरे करके साइंस इस्तेमाल कर रहा था, इशारे इस्तेमाल कर रहा था, पिक्चर्स रिकग्नाइज कर सकता था। और ये ही नहीं, अपने मदर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपने आप का खुद देखभाल कर पा रहा था। अपना स्टूल खुद उठा के, चीज़ें अंदर रख के, खाना खुद खा के, अपना पूरा सेल्फ हेल्प स्किल्स जिसको कहते हैं, ही कुड मैनेज इट completely on his own. So that was just a brief clip of one child who we worked with, and also gives you a sense of what children with autism look like. Dr. Bhima Krishnamurthy, thank you so much, not only on behalf of RCI, but on the entire disability community, especially those who are involved in work in autism and related disorders in the developmental disability spectrum. सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेलीकॉन्फ्रेंस था, and I'm sure we will re-telecast it again and again over the next year, and this will help to broaden all our understanding of what autism actually means and what the spectrum involves. Thank you very, very much, and I hope that you will come back and do many more teleconferences with us. Thank you, Dr. Absolutely. Thank you. Namaskar. आज बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सिर्फ आरसीआई की तौर से नहीं, मगर हमारे सारे my Hindi is atrocious. I speak Hindi like a Bengali. Dr. Bhima Krishnamurthy, thank you so much, not only on behalf of RCI, but on the entire disability community, especially those who are involved in work in autism and related disorders in the developmental disability spectrum. सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टेलीकॉन्फ्रेंस था, and I'm sure we will re-telecast it again and again over the next year, and this will help to broaden all our understanding of what autism actually means and what the spectrum involves. Thank you very, very much, and I hope that you will come back and do many more teleconferences with us. Thank you, Dr. Absolutely. Thank you. Namaskar. कल सुबह की presentation है in the morning. हम शुरू करते हैं सुबह 10 बजे और आप देखते रहें, और मुझे मालूम है कि आपके इस वक्त एग्जामिनेशंस हो रहे हैं. I hope the examinations are going well, both the practical and I think some theory has already started. तो आप सबको हमारी तरफ से, RCI की तरफ के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत बहुत good luck, and do well in your exams. And when I look at the results which will be coming out after the May exams, I will come back and talk to you again. Thank you very much.